नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 6 महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल हमास के बीच नहीं थम रहा है संघर्ष। इजराइल की कार्रवाई में हमास के कई आतंकी ढेर। ईरान की हमले की धमकी के मद्देनजर अमेरिका ने इजराइल में स्टाफ की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। भारत ने भी ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की दी सलाह। यूक्रेन के साथ संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ बैठक। पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए हैं तैयार। स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को बताया सर्कस। जापान के पीएम ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन की बात दोहराई। चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका, जापान और फिलीपींस के नेताओं के बीच हुई बैठक। जो बाइडेन ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ जापान और फिलीपींस को दिया साथ देने का आश्वासन। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया युद्धाभ्यास। बाढ़ से बेहाल हुआ रूस का ओरेनबर्ग शहर। जल स्तर बढ़ने के कारण हजारों घर हुए जलमग्न। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आम जनजीवन प्रभावित। इलाके में बचाव अभियान जारी। बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाकों से 80,000 लोगों को निकाला गया। चिली में सरकार के खिलाफ हजारों श्रमिक सड़कों पर उतरे। सैंटियागो से राष्ट्रपति भवन की ओर किया मार्च। स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संगठन से जुड़े कर्मचारी भी हड़ताल का बने हिस्सा। वेतन में वृद्धि, नई श्रम नीति, टैक्स और पेंशन सुधारों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। इजराइल द्वारा गाजा से हजारों सैनिकों की वापसी के बाद भी संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने आतंकी गुट हमास के कई आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उसके बुनियादी ढांचे को भी नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच भारत ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और भारतीयों को अगली सूचना तक इन दो देशों का दौरा न करने की सलाह दी है। भले ही गाजा से इजरायली जमीनी सैनिकों की वापसी की बात कही जा रही हो, लेकिन गाजा में अभी भी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने आतंकी गुट हमास के कई आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उसके बुनियादी ढांचे को भी नष्ट करने का दावा किया है। बहरहाल दक्षिणी गाजा शहर रफाह पर हमले की तैयारी में अधिकांश इजरायली सैनिकों को गाजा से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सेना के मुताबिक सैनिकों ने गाजा की स्थिति के मुताबिक अपने आप को ढालने में कामयाबी पाई है। हाल के महीनों में हमने अपनी आक्रामक क्षमताओं में सुधार किया है। हम जानते हैं कि जहां आवश्यक हो वहां कैसे कार्य करना है। हमारे पास एक बहुस्तरीय रक्षा क्षमता है जिसने युद्ध के दौरान खुद को साबित किया है। हम सेना की विभिन्न क्षमताओं में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने संघर्ष विराम को लेकर इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि हम इसके लिए राजी हैं, लेकिन इजराइल अभी भी टालमटोल कर रहा है और हमारी मांगों पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। हम समझौते तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इजराइल अभी भी टालमटोल कर रहा है। वो हमारी मांगों से बच रहा है। स्थायी युद्ध विराम, विस्थापितों की पूर्ण वापसी और इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी पर ही सब निर्भर करता है। इस बीच ईरान के इजराइल पर हमले की धमकी के बीच पश्चिम एशिया में माहौल गर्म हो चुका है। हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने इजराइल में अपने स्टाफ की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी दूतावास ने स्टाफ को अत्यधिक सावधानी बरतते हुए यरूशलेम, तेल अवीव या बियर शेवा से बाहर यात्रा न करने के लिए कहा है। वहीं ब्रिटेन ने भी ईरान पर हमले की आशंका के चलते अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा भारत ने भी ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को अगली सूचना तक इन दो देशों का दौरा न करने की सलाह दी गई है। साथ ही जो भारतीय इजराइल या ईरान में हैं, उनको दूतावास से संपर्क कर खुद को रजिस्टर करने को कहा गया है।
वहीं दूसरी तरफ मानवीय सहायता की आस में गाजा वासी लगातार दूसरे देशों की मदद पर जीने को मजबूर हैं। कई देश लगातार सहायता पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी संघर्ष न थमने के कारण लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। रूस के कई शहरों में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। रूस और कजाकिस्तान की प्रमुख नदियों के तट टूटने के बाद रूस का ओरेनबर्ग इलाका भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। यहाँ सैकड़ों घरों में पानी भर गया है, सड़कें गायब हो चुकी हैं, बिजली नहीं है, लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। रूस के ओरेनबर्ग में यूराल नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति से आम जनजीवन बेहाल है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि घर हो या इमारतें, पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। बता दें, रूस और कजाकिस्तान की प्रमुख नदियों के तट टूटने के बाद ओरेनबर्ग भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इलाके के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। जलमग्न होने के कारण सड़कें गायब हो चुकी हैं, बिजली नहीं है, इसके अलावा अन्य बुनियादी जरूरतों से लोग महरूम हैं। वहीं यूराल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के आसपास के इलाकों के भी प्रभावित होने का डर बना हुआ है। नदी का जलस्तर, जो कि पहले रिपोर्ट किए गए 10.87 मीटर से बढ़कर 11 मीटर और 43 सेंटीमीटर या 37 फीट से कुछ अधिक तक पहुंच गया है। ये स्तर खतरनाक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी है। यहाँ पहली बार ऐसी बाढ़ आई है। आखिरी बाढ़ 1993 में आई थी और वह इतनी खतरनाक नहीं थी। घर पूरी तरह डूब चुका है। ओरेनबर्ग में अधिकारियों ने तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण निवासियों से तुरंत घर खाली करने का निर्देश दिया है। उधर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन लगातार बढ़ता पानी राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। हालात से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। वहीं लोगों के लिए कई आश्रय स्थल भी खोले गए हैं। इस आश्रय स्थल में कुल 50 बिस्तर हैं। इस हॉल में अभी 25 बिस्तर हैं और दूसरे छोटे हॉल में 23। हमारे पास आइसोलेटर में भी कुछ बिस्तर हैं, जिन्हें हम आवश्यकता पड़ने पर यहाँ ला सकते हैं। लोगों को भोजन और अन्य मदद प्रदान की जा रही है। गौरतलब है कि यूरोप की तीसरी सबसे लंबी यूराल नदी, जो रूस और कजाकिस्तान से होकर कैस्पियन में बहती है, एक तटबंध बांध से टूट गई, जिससे यूराल पर्वत के दक्षिण में ऑस्क शहर में बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण 86,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में रूस के बिना वार्ता पूरी तरह से बेमानी होगी। 26 महीने बीत जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों के बीच रोजाना हमलों का दौर जारी है, जिसकी सबसे ज्यादा मार आम जनता को उठानी पड़ रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में जून में होने वाले यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बिना रूस के यह वार्ता पूरी तरह से बेमानी और असफल साबित होगी। स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन को आयोजित करने का विचार है, जिसमें हमें आमंत्रित नहीं किया गया है। हमारे बिना वहां कुछ भी निर्णय लेना असंभव है। एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी कोई भी योजना नहीं मानेंगे जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ क्रेमलिन ने भी राष्ट्रपति पुतिन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि साल 2022 में इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को कीव ने अपने पश्चिमी देशों के आदेश पर ठुकरा दिया था, लेकिन अब बिना रूस के शांति वार्ता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। राजनीतिक राजनयिक समाधान केवल बातचीत से ही हल हो सकता है।
राष्ट्रपति पुतिन ने हर बार इस तरह की वार्ता के लिए सहमति दी है, लेकिन दूसरा पक्ष बहकावे में अपना ही नुकसान कर रहा है। निश्चित रूप से रूस की भागीदारी के बिना किसी तरह का समाधान संभव नहीं है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने एक बार फिर से रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन की बात दोहराई है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए फूमियो किशिदा ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो यूक्रेन को पश्चिम एशिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि बिना अमेरिका की मदद से यूक्रेन अब तक रूस के सामने नहीं टिक पाता। यूक्रेन के खिलाफ रूस का अकारण, अन्यायपूर्ण और क्रूर आक्रमण युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, आज का यूक्रेन कल का पश्चिम एशिया हो सकता है। सच कहूं तो अमेरिकी समर्थन के बिना मॉस्को के हमले से यूक्रेन बहुत पहले ही तबाह हो चुका होता। इससे पहले यूक्रेन की संसद ने सेना में नए रंग रूट की अनिवार्य भर्ती के तौर तरीकों को तय करने संबंधी एक विवादास्पद कानून को भी मंजूरी दे दी। हालांकि सांसदों सहित देश की जनता तक इस कानून का समय समय पर विरोध करती रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिका, जापान और फिलीपींस के नेता विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए व्हाइट हाउस में एकत्रित हुए। बैठक में दक्षिण चीन सागर को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, वहीं जापान के पीएम ने त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव एक बार फिर केंद्र में आ गया, जब अमेरिका, जापान और फिलीपींस के नेता विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए व्हाइट हाउस में एकत्रित हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में जापान के पीएम फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बैठक में तीनों नेताओं के बाद चीन के ताइवान और दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख, उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु युद्ध की चुनौती और इसके रूस के साथ बढ़ते संबंधों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान और फिलीपींस को चीन की आक्रामकता के खिलाफ साथ देने का आश्वासन दिया। आज हम भविष्य में एक नई कहानी को एक साथ लिखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना जो सभी के लिए स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और सुरक्षित हो। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जापान और फिलीपींस के प्रति अमेरिका की रक्षा प्रतिबद्धताएं दृढ़ हैं। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों या सशस्त्र बलों पर कोई भी हमला हमारी पारस्परिक रक्षा संधि के खिलाफ होगा। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बैठक के दौरान त्रिपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के प्रयास की भी सराहना की। जापान, अमेरिका और फिलीपींस प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्र हैं और प्राकृतिक भागीदार हैं। हम मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करते हैं और हमने क्षेत्रीय आर्थिक विकास का समर्थन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुझे उम्मीद है कि हम त्रिपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेंगे। वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तीनों देशों के बीच संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वतंत्र और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया के लिए सबसे जरूरी है।
उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि समुद्री सुरक्षा को लेकर रक्षा संधि तीनों देशों की संप्रभुता के लिए अहम है। हम आज एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्ध हैं। ये एक ऐसी साझेदारी है जो तीन देशों के बीच गहरे होते रिश्ते और मजबूत सहयोग की स्वाभाविक प्रगति पर आधारित है। हमें क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होना होगा। उधर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। दक्षिण कोरियाई नौसेना के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया की धमकियों का जवाब देने के साथ साथ अपनी संयुक्त क्षमता को बढ़ाना भी है। तीनों देशों के युद्धाभ्यास के दौरान लड़ाकू विमानों का भी अभ्यास किया गया। अमेरिकी फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन की 76 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। ओजे सिम्पसन पर साल 1995 में अपनी पूर्व पत्नी निकोल ब्राउन और उनके दोस्त की हत्या के आरोप थे, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। ये केस अमेरिका में काफ़ी चर्चित रहा था। वहीं साल 2008 में सशस्त्र डकैती और लास वेगास के एक होटल में बंदूक की नोक पर 2 खेल वस्तुओं के डीलरों के अपहरण के 12 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सिम्पसन ने बाद में नेवादा जेल में 9 साल की सजा काटी। सिम्पसन ने आखिरी सांस अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ रहते हुए ली। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। सिम्पसन 1960 और 1970 के दशक के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय एथलीटों में से एक थे। चिली में सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है। यहां हजारों कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। श्रमिकों की वेतन में बढ़ोतरी, नई श्रम नीति समेत अन्य कई मांग हैं। वहीं चिली के मुख्य संयंत्र में स्टील उत्पादन के निलंबन के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल स्टील उत्पादन के निलंबन से लगभग 20,000 श्रमिकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। चिली में इन दिनों सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच लोग सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्रीय श्रमिक संघ के नेतृत्व में चिली के हजारों कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सेंटियागो की सड़कों से होते हुए ला मोनेडा राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। चिली के यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ ही स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संगठन से जुड़े कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। इन लोगों की मांगों की बात की जाए तो वेतन में बढ़ोतरी, नई श्रम नीति, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, कर और पेंशन सुधारों समेत अन्य मांगों को लेकर ये लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। अगर हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी। यह केवल वर्तमान सरकार से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि उस सरकार से भी जुड़ा है जिसने कभी भी हमारे हितों की परवाह नहीं की है। हम केंद्रीय श्रमिक संघ की हड़ताल में शामिल हुए हैं क्योंकि यह श्रमिकों के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने, सभी कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने और उन सभी लोगों को जगाना है जिनका हमारे भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन से संबंध है। इससे पहले भी हाल ही में बायोबियो क्षेत्र में श्रमिकों ने चिली के मुख्य संयंत्र में स्टील उत्पादन के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। श्रमिकों ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक, वित्त मंत्री मारियो मार्सेल और अर्थव्यवस्था मंत्री निकोलस ग्रू के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि वे संयंत्र को स्थायी रूप से बंद होने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें। 21,000 से अधिक कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं, अपने परिवारों का पेट पालते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे पेशेवर अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए बाहर जाएं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विनाश की कगार पर है। गौरतलब है कि चिली के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक हुआचिपुआटो स्टील प्लांट ने घोषणा की है कि वह बायोबियो में अपने संयंत्र में स्टील उत्पादन को निलंबित कर रहा है क्योंकि वह अब चीन से आयात को लेकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इस फैसले से लगभग 20,000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। अब सबकी नजर सरकार पर टिकी है जो देश के कर्मचारियों को लेकर कुछ राहत का ऐलान करें। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल 26 जुलाई से ओलंपिक होने जा रहे हैं और फ्रांस की एथलीट
एनोक गार्नियर ने एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। क्या है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है फ्रांस के एथलीट एनोक गार्नियर। एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक रस्सी के सहारे पहुंचकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई हैं। 34 साल की फ्रांस की एथलीट ने 110 मीटर की ऊंचाई केवल 18 मिनट में चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस कारनामे को अंजाम देने के लिए 2 बार की वर्ल्ड ऑब्स्टैकल कोर्स चैंपियन ने 1 साल तक प्रशिक्षण लिया था। इस उपलब्धि को हासिल करने के समय उसके परिवार के सदस्य और कई दोस्त मौजूद थे, जिन्होंने जमकर गार्नियर की हौसला अफजाई की। साल भर के कड़े प्रशिक्षण के बाद इस बड़ी उपलब्धि पर एनोक गार्नियर को खुद विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह वास्तव में जुनून है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने ऐसा किया। यह बहुत बड़ा जुनून है। मैंने इस पल की इतनी कल्पना की। मैंने इसके लिए 1 साल तक इतनी मेहनत। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह सच में हुआ। करने का अपना महत्व है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल 26 जुलाई से ओलंपिक होने जा रहे हैं और ओलंपिक के साल में फ्रांस की एथलीट की उपलब्धि खास मायने रखती है। इससे पहले भी एफिल टावर कई विश्व रिकॉर्ड का गवाह रहा है। 1951 में अमेरिका के एक्रोबैटिक टीम ने हवा में 120 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैपेज का करतब दिखाया था और उस दौरान सुरक्षा के लिए नीचे कोई नेट भी नहीं लगा था। ओलंपिक के साल में एनोक गार्नियर अपने जज्बे से नया रिकॉर्ड बनाने में सफल रही हैं। एफिल टावर फ्रांस का प्रतीक है। साथ ही पेरिस में 2024 के ओलंपिक होने हैं। मुझे बड़ी चीजों, असंभव लगने वाली चीजों के सपने देखने और उन्हें संभव बनाने का गुस्ताव एफिल का पक्ष पसंद आया। मेरे लिए लोगों को उनके सपनों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण था। एनोक गार्नियर की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन फ्रांस की एथलीट का मानना है कि इससे उनकी उपलब्धि का जश्न कम नहीं होगा। अभी रोप क्लाइंबिंग का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एथलीट थॉमस वॉन टोंडर के नाम है, जो 2020 में जोहान्सबर्ग में सोवतो टावर्स के बीच एक रस्सी पर 90 मीटर ऊपर चढ़ गए थे। महिला एथलीट में ये रिकॉर्ड डेनमार्क की इडा मैथल्डे स्टेन्सगार्ड के नाम है, जो 2022 में कोपेनहेगन ओपेरा हाउस में एक रस्सी पर 26 मीटर ऊपर चढ़ी थी। एनोक गार्नियर को उम्मीद है कि वर्ल्ड रोप क्लाइंबिंग का विश्व रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर अब जल्द ही उनके नाम हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।